Okay students, so let's start our next chapter of A2, that is thermal properties of matter. Before starting thermal properties of matter, let me explain one thing to you guys. अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ थोड़ा सा, yes, जो हीट होती है ना बच्चों, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. A2 में हीट जो है वो दो टाइप्स की होती है. कौन कौन सी टाइप होती है बच्चों? सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट. अब ये जो सेंसिबल हीट होती है, दिस इज यूज फॉर व्हाट? टू कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर. और ये लेटेंट हीट किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? दिस इज यूज टू कॉज अ स्टेट चेंज. सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, लिक्विड से गैस जा रहे हो, या गैस से लिक्विड आ रहे हो, या लिक्विड से सॉलिड आ रहे हो, ऑल फोर स्टेट चेंजेस में लेटेंट हीट विल बी यूज्ड. और सेंसिबल हीट कब यूज़ होती है? व्हेन वी हैव टू शो एन इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर. सिंपल सी बात है, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तब सेंसिबल हीट यूज़ होगी, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, स्टेट चेंज हो रही होगी, तब लेटेंट हीट यूज़ होगी. जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है. नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक. देखो सेंसिबल हीट की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? दैट इट इज़ द हीट विच इज़ जनरेटेड व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर. ये चेंज इन टेम्परेचर का वर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है. चेंज इन टेम्परेचर. लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट इज़ द हीट दैट इज़ ऑब्जर्व ड्यूरिंग व्हाट? स्टेट चेंज. ठीक है, समझ आ गई. सेंसिबल हीट कौन सी हीट होती है? जो कि टेम्परेचर चेंज के वक्त आती है. लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है? जो कि स्टेट चेंज के वक्त आती है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टडी अनदर कॉन्सेप्ट. देखो, टेम्परेचर इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या करेगी? बढ़ती जाएगी. अब इससे आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए यार, कि सेंसिबल हीट में ही सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. तो सेंसिबल हीट में ही या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. लेटेंट हीट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर. इसका मतलब क्या है? लेटेंट हीट जब आप कंसिडर कर रहे होगे तब आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. डू यू गेट इट? टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के. ठीक है. अब सेंसिबल हीट में बच्चे आप टेम्परेचर ऊपर ले जा रहे हो या नीचे ले जा रहे हो, ठीक है, इंक्रीज़ कर रहे हो या डिक्रीज़ कर रहे हो, तो रिस्पेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी या तो डिक्रीज़ करेगी या तो इंक्रीज़ करेगी विद द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेकिन लेटेंट हीट में बच्चे जब आप टेम्परेचर चेंज ही नहीं कर रहे, टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी फॉर लेटेंट हीट. डू रिमेंबर दिस. इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा, अब A2 में हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र बच्चों क्यों होता है? हीट ट्रांसफ़र होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज़ की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है. ठीक है. लेट सपोज एक बॉडी जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये एक है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 70 वाले से हीट निकल के किधर जाएगी? 20 डिग्री पे जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र ऑलवेज हैपन्स फ्रॉम विच टेम्परेचर टू विच टेम्परेचर? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. अच्छा, और अगर दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर की हो जाएं, दोनों 40 डिग्री सेंटीग्रेड की हो जाएं, तो क्या कोई हीट ट्रांसफ़र होगा? नहीं. और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है भाई. हीट ट्रांसफ़र होती किस वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आपकी हीट जाती है. लेकिन अगर टेम्परेचर ही दोनों सेम हो जाएं तो क्या हीट ट्रांसफ़र अकर करेगा? नो. एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड व्हाट? थर्मल इक्विलिब्रियम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टडिंग ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट इन डिटेल. ठीक है, अब सेंसिबल हीट को डिटेल में पढ़ते हैं. देखो, सेंसिबल हीट में आती क्या है? हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो दोनों को देख लेते हैं. हीट कैपेसिटी बच्चों क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिप्रेजेंट होती है कैपिटल C से. इसके SI यूनिट होते हैं जूल्स पर केल्विन. इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, देखो गौर से सुनो, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू ब्रिंग अ 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. यहाँ पे कहीं मास की बात हो रही है? नहीं. हमने क्या पढ़ी हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन? इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन अ सब्सटेंस.
तो ये बच्चों इसका फॉर्मूला है कैपिटल C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। Q क्या है? हीट एनर्जी। चेंज इन T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। कैपिटल C क्या है? हीट कैपेसिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों किससे रिप्रेजेंट होती है? स्मॉल c से। और हीट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट हो रही थी? कैपिटल C से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के SI यूनिट्स क्या होते हैं? जूल्स पर kg केल्विन। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी देख लो, क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन अ 1 kg मास ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे यूनिट मास की जगह आप 1 kg मास भी लिख सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज इन अ यूनिट मास। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल c इज आइदर कैपिटल C, स्मॉल c दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज आइदर कैपिटल C डिवाइडेड बाय m। कैपिटल C हमने क्या पढ़ा था? हीट कैपेसिटी। m क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस। तो इस तरह भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। और यू कैन प्लेस इन द फॉर्मूला फॉर C। फॉर्मूला फॉर C क्या पढ़ा था? Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T एंड डिवाइड किससे हो जाएगा? मास से। सो यू कैन प्लग इन दिस फॉर्मूला एज वेल टू कैलकुलेट व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट इज़ मोस्ट यूज, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। डू रिमेंबर दिस एज वेल, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जितनी ज़्यादा मास होगी उतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मटीरियल। अगर मटीरियल मेटल है और वो किसी भी तरह का मेटल है, लेट सपोज के ये 3 kg का मेटल है और ये 2 kg का मेटल है। ठीक है, दोनों की और मेटल भी ये चलो एल्युमिनियम है, ये भी एल्युमिनियम है। ठीक है, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो सेम होगी, बट हीट कैपेसिटीज कैपिटल C वुड बी डिफरेंट। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अगर आपके पास एक 3 kg का ब्लॉक है एल्युमिनियम और एक 2 kg का ब्लॉक है एल्युमिनियम, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c तो सेम होगी। दिस वन स्मॉल c विल बी सेम, बट कैपिटल C दैट इज हीट कैपेसिटी विल बी डिफरेंट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ ग्राफ प्लॉटिंग थिंग। ठीक है, ये कभी कभार एग्जाम में आ जाता है इस तरह का सवाल। लेट सपोज आपने ये वाली इक्वेशन ली, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दिया? Q दैट इज एनर्जी, और x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दिया? चेंज इन टेम्परेचर दैट इज व्हाट? x। ठीक है, आपने y एक्सिस पे Q प्लॉट कर दिया दैट इज एनर्जी, x एक्सिस पे आपने चेंज इन टेम्परेचर प्लॉट कर दिया दैट इज x। ठीक है, ये बीच में क्या बच गया? दिस इज द ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी दैट इज Q वर्सेस चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाओगे, बल्कि दिस वुडेंट हैव एनी यूनिट्स। चेंज इन टेम्परेचर के हमेशा कोई यूनिट्स नहीं होते बिकॉज दे गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, अच्छा चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो बीच का जो इन लाइनों का ग्रेडियंट्स होगा बच्चों, इनका ग्रेडियंट्स होगा व्हाट वुड बी दैट? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई क्या है? क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है इस इक्वेशन के हिसाब से? एम सी के इक्वल। तो इनका ग्रेडियंट किसके इक्वल हो जाएगा? एम सी। ठीक है, अच्छा अब अगर इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो एम सी के इक्वल है, मतलब एम मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि ये क्या चीज़ होती है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? हैव यू स्टडीड? क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था? हैव यू स्टडीड दिस फॉर्मूला के कैपिटल सी डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू स्मॉल सी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी? एम सी। कैपिटल सी इज इक्वल टू एम सी। तो ये क्या थी बच्चों? हीट कैपेसिटी। एंड व्हाट वाज दिस? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ग्राफ का ग्रेडियंट आ रहा है, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी, क्योंकि एम सी वॉज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, हमने फॉर्मूला में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इफ़ वी प्लॉट क्यू ऑन द वाई एक्सिस एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस, तो ग्रेडियंट क्या होगा, हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा भी दिए। यू कैन कॉपी दिस या टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ आई एम इरेजिंग दिस टू गेट सम स्पेस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द लार्जर द ग्रेडियंट द ग्रेटर विल बी द हीट कैपेसिटी। ठीक है, हमें ये पता है, क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट किसके इक्वल था, एम सी इज इक्वल टू योर ग्रेडियंट, और हमें क्या पता है कि एम सी इज इक्वल टू ग्रेडियंट। ठीक है, और एम सी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, कैपिटल सी, दैट इज हीट कैपेसिटी। कैसे हमें पता चला था, हमने अबव वाले फॉर्मूले में पढ़ा था कि स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल C डिवाइडेड बाय m, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, mc, तो mc किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल C, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो येस, इट इज सेइंग करेक्ट कि हीट कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी जितना ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, मतलब द हायर द ग्रेडियंट द ग्रेटर द हीट कैपेसिटी, सिंपल एज दैट। ठीक है, और ज़्यादा हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है बच्चों, कि इट विल रिक्वायर अ लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम टू ब्रिंग अबाउट द सेम टेम्परेचर चेंज। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्जर होने का मतलब क्या है, कि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू ब्रिंग अबाउट द सेम टेम्परेचर चेंज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बी में सेम टेम्परेचर चेंज लाने के लिए यू विल रिक्वायर अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो, सिर्फ क्यू बी चाहिए, कि लेस एनर्जी चाहिए। नाउ कंपेयर इट टू ए में भी आप ये सेम टेम्परेचर चेंज चाह रहे हो, लेट सपोज 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज चाह रहे हो ए और बी दोनों में, तो बी में देख रहे हो कितनी कम एनर्जी लग रही है, दैट इज क्यू बी, बट ए में भी रिक्वायर अ ग्रेटर एनर्जी। वाई, बिकॉज ए का ग्रेडियंट इज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेडियंट ग्रेटर होगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्रेटर होगी, तो क्या होगा, हीट कैपेसिटी ग्रेटर होगी, हीट कैपेसिटी ग्रेटर होगी, तो दैट मीन्स यू रिक्वायर अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द सेम टेम्परेचर चेंज। ठीक है, डू रिमेंबर दिस, सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन अदर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर आपकी हीट कैपेसिटी फॉर ए इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ बी, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ए का ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन बी का ग्रेडियंट, देन व्हाट, देन इफ द मटीरियल्स आर सेम, मतलब दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज भी सेम है। इसके कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू राइट दिस फार्मूला डाउन, c डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू स्मॉल c, और दोनों की क्या चीज़ कांस्टेंट हो जाए, ये c, दिस वन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाई, बिकॉज दे आर ऑफ द सेम मटीरियल। ठीक है, सेम मटीरियल, तो ये किस तरह का रिलेशनशिप बन जाएगा, कैपिटल C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सिंस C कांस्टेंट है वी विल रिप्लेस इट विद डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। अब C किसकी ज़्यादा थी, हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा थी, ग्रेडियंट किसका ज़्यादा था, A का, तो वी पुट इन A का ग्रेडियंट इज ज़्यादा, CA इज ग्रेटर देन CB। तो इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ A विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन मास ऑफ B, सिंपल एज दैट। जब आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतना ही मास ज़्यादा होगा, सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, वी हैव वाटर एट मास 2 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, कॉपर हमें ऑन द अदर हैंड गिवन है विथ मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, ये जो सीज हैं दे आर स्मॉल सीज, सही है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर अज्यूमिंग व्हाट, नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग। तो भाई अगर हीट लॉस टू द सराउंडिंग कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, हीट लॉस बाय कॉपर विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। किस तरह मुझे पता चला कि हीट लॉस बाय कॉपर होगी, क्योंकि कॉपर इज एट अ हायर टेम्परेचर, वाटर इज एट अ लोअर टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली हीट विल बी लॉस्ट, हीट विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम कॉपर टू वाटर। ठीक है, तो कॉपर विल लूज हीट, वाटर विल गेन हीट। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा विथ कॉपर। ठीक है, बिकॉज इट इज़ हीट लॉस्ट। MC कॉपर का मास क्या है 0.8, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 385, चेंज इन टेम्परेचर हमने, फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता इसमें, सो वी प्लेस इट एज T। कॉपर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था 200, वी जस्ट प्लग दैट इन, इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ वाटर क्या है बच्चों 2 kg, बट 2 kg आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि एक मसला है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में गिवन है, इन ग्राम्स,
तो आप कोशिश करोगे कि मास को भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो। तो 2 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 2000 ग्राम्स, ठीक है। तो आप 2000 ग्राम्स पुट करोगे, मल्टीप्लाइड इट बाय 4.2, और इसका भी आपको फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, तो यू विल प्लेस T हेयर -25, ठीक है। These T's will cancel out each other. You will solve the equation now and get an answer of 31.2 डिग्री। तो मतलब फाइनल टेम्परेचर जो इन दोनों चीज़ों का होगा that will be equal to 31.2 डिग्री, simple as that। Now assuming 20% of the heat is lost to the surroundings, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो 20% of the heat is lost to the surrounding का मतलब क्या है कि जो कॉपर हीट ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम कॉपर टू वाटर, अब सिर्फ ये नहीं रहेगा, अब कुछ हीट जो है बाहर की तरफ भी निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, टू द सराउंडिंग, दैट इज़ 20%। तो वाटर को कितनी जा रही है स्पेसिफिकली, ओनली 100 - 20, दैट इज़ 80%। तो 80% ऑफ द हीट ऑफ कॉपर, दैट इज़ 0.8 × 3.85 × T - 200। इसका भी वापस हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं पता। यहाँ पे माइनस साइन आएगा बिकॉज दिस इज हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन 200 × 4.2 × T - 25। सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, यू विल गेट योर आंसर फॉर T इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक ऑफ लेटेंट हीट। बच्चों लेटेंट हीट कब यूज़ होती है, व्हेन वी आर हैविंग अ स्टेट चेंज आइदर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, या लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। अच्छा, लेटेंट हीट में आपको मैंने एक बात पढ़ाई थी कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सो योर इमीडिएट क्वेश्चन मस्ट बी कि सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है एंड इन टर्न काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, तो जो हीट है वो यूज़ किस चीज़ के लिए हो रही है, लेटेंट हीट का फ़ायदा क्या हुआ, यूज़ किस चीज़ के लिए हो रही है। अगर टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी है तो लेटेंट हीट यूज़ किस चीज़ के लिए हो रही है, लेटेंट हीट दो चीज़ों के लिए यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द हीट सप्लाइड इज यूज टू डू व्हाट, इज यूज टू डू वर्क अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। एंड दिस इंक्रीजेज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और हमेशा याद रखोगे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बॉइलिंग में ज़्यादा इंक्रीज करती है कंपेयर टू मेल्टिंग, ठीक है, डू रिमेंबर दिस। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लेटेंट हीट होती है वो ऑल्दो टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है एंड इन टर्न काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखती है, बट वो एनर्जी किस चीज़ में यूज़ हो जाती है लेटेंट हीट वाली, टू वर्क अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सिंपल एज दैट, ठीक है। देयर इज एन अदर यूजेज ऑफ दिस एनर्जी एज वेल, मतलब लेटेंट हीट एक और जगह भी यूज़ होती है, बट दिस इज ओनली फॉर बॉइलिंग, ओनली फॉर बॉइलिंग ना लेटेंट हीट इस तरह यूज़ होती है। देखो बॉइलिंग में क्या होता है, जब आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हो अपने सब्सटेंस को, तो वॉल्यूम बहुत ही लार्जली एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर लार्जली बच्चे एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या होगा, द एयर पार्टिकल्स विल डू वर्क अगेंस्ट व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो लेटेंट हीट है वो बॉइलिंग में दो चीज़ों के लिए यूज़ होती है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेटेंट हीट बॉइलिंग में दो चीज़ों के लिए यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, सेकेंडली क्या है, टू डू वर्क डन अगेंस्ट बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो लेटेंट हीट जो बॉइलिंग में है वो दो चीज़ों के लिए यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, सेकेंडली वी हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग के केस में यू विल कट दिस आउट, मेल्टिंग के केस में ओनली यू विल पुट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के अगेंस्ट जो वर्क डन है, ठीक है। Now let's move on to the topic of latent heat of fusion and latent heat of evaporization. So बच्चों जब भी melting हो रही होगी ना, जब भी melting हो रही होगी, you will consider your latent heat as latent heat of fusion, and जब भी boiling हो रही होगी, you will consider your latent heat as latent heat of vaporization, sorry, not evaporization, vaporization, ठीक है। अब आपको कभी कभार एग्ज़ाम में लेटेंट हीट निकालने के लिए भी आ जाती है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट दैट, Q इज़ इक्वल टू LF इंटू M, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसके इक्वल होगी, Q इज़ इक्वल टू LV इंटू M, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि ये LF और LV क्या है। अच्छा, ये जो LF है दिस इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये जो Q था वो क्या था, लेटेंट हीट। ये LF क्या है, स्पेसिफिक latent heat of fusion, and this is in the case of what,
हमेशा मेल्टिंग के केस में आप फ्यूजन लोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये जो LV है ये क्या है? दिस इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमेशा जब भी बॉइलिंग हो रही होगी तो आप क्या लोगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हमेशा जब भी मेल्टिंग हो रही होगी व्हाट यू विल टेक? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डू रिमेंबर दिस, बॉइलिंग और मेल्टिंग के लिए यू हैव डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, और हमेशा हमेशा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल बी ग्रेटर देन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाई? बिकॉज अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि बॉइलिंग में हमें दो तरीक़ों पे काम करना होता है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करना होता है और एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ानी होती है। हाउएवर इन फ्यूजन वी ओनली हैव टू डू फर्स्ट वाला काम, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना होता है। तो दैट्स वाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स लुक एट एन एक्सपेरिमेंट टेक्निक टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेट्स सी इट। तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक अ जार ऑफ आइस, प्लेस इट इन दिस फनल। ठीक है, हीटर प्लेस कर देंगे इनके बीच में एंड वी विल स्विच ऑन द हीटर, और स्टॉप वॉच भी स्विच ऑन कर देंगे। हीटर की पावर एंड द टाइम फॉर विच इट इज स्विच्ड ऑन हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पावर और टी जो है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। किसकी? पावर ऑफ हीटर एंड टाइम फॉर विच इट इज स्विच्ड ऑन। तो जब अगर दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो कैन वी कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू द हीटर? यस, पावर इनटू टाइम से हम कर लेंगे। टाइम किससे आएगा बच्चों? हीटर के चलने का स्टॉप वॉच से। पावर कैसे आएगी? पावर रेटिंग हम हीटर से निकाल लेंगे। ठीक है, ऑल्सो वी विल नोट डाउन द मास ऑफ वाटर कलेक्टेड हियर। मास ऑफ वाटर कितना मेल्ट हुआ है वी विल ऑल्सो नोट इट डाउन थ्रू अ मास बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैन बैलेंस। ठीक है, अब इन एन आइडियल सिनेरियो हीट गेन्ड बाय द आइस, हीट गेन जो आइस करेगी विल बी इक्वल टू व्हाट? हीट प्रोड्यूस बाय द हीटर। ठीक है, तो QH विल बी इक्वल टू P इंटू T। ठीक है, बट इन रियलिटी क्या होगा? आइस दो तरीक़ों से हीट गेन करेगी। आइस एक तो हीटर की वजह से हीट गेन करेगी, और दूसरा आइस जो है वो सराउंडिंग से भी हीट गेन करेगी ना, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ करेगी? सराउंडिंग से आइस के अंदर। सो दिस विल ऑल्सो बी अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो इफ़ आई राइट इट डाउन, इन रियलिटी हीट गेन्ड बाय आइस विल बी इक्वल टू व्हाट? टू थिंग्स, हीट प्रोड्यूस बाय हीटर एंड हीट गेन्ड बाय द सराउंडिंग। तो हीट प्रोड्यूस बाय हीटर तो हमने अभी निकाल लिया P इंटू टी करके, पावर इंटू टाइम करोगे यू विल गेट योर एनर्जी, प्लस Q इंटू एस क्या है? Q इंटू एस विल बी योर हीट ऑफ द सराउंडिंग, हीट गेन्ड बाय द सराउंडिंग। ठीक है, और ये QI क्या है? दिस इज हीट गेन्ड by ice. Let me choose a different color. There is too much black here. So heat gained by ice किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा? LF into M से। LF क्या है बच्चों? latent heat of fusion that we need to calculate. mass क्या है? mass we will be taking this जो मेल्ट हुआ है। ठीक है, कितना मेल्ट हुआ है हम टॉप पैन बैलेंस या मास बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, मास आ गया हमारे पास इनटू इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम प्लस हीट गेन बाय द सराउंडिंग। पावर भी हम निकाल लेंगे, टाइम भी निकाल लेंगे। वी डिवाइडेड बाय टी वी गेट दिस आंसर। ठीक है, वी डिवाइडेड बाय टी वी गेट दिस आंसर, जिसमें लेट मी एक्सप्लेन टू यू ईच टर्म हियर। क्या क्या टर्म है? LF इज प्रिटी सेल्फ एविडेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। M डॉट क्या है? रेट ऑफ मास बीइंग मेल्टेड, किस रेट से मास मेल्ट हो रहा है। P क्या है? पावर। Q डॉट क्या है? Q डॉट S क्या है? रेट ऑफ हीट गेन्ड बाय द सराउंडिंग, सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एक्सपेरिमेंट। जो एग्जाम में सवाल आया था, इधर एग्जाम में सवाल आया था एंड वी हैड 2 पावर रेटिंग्स, जिसके लिए मास ऑफ आइस मेल्टेड हमें गिवन था विद इन 5 मिनट्स। हमने क्या निकालना था बच्चों? हमने निकालनी थी वैल्यू ऑफ व्हाट? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। हमें गिवन क्या है? 2 पावर रेटिंग्स के लिए मास मेल्टेड की वैल्यू गिवन है। हमने निकालनी क्या थी? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज LF। तो दैट इज सिंपल, हाउ वी विल कैलकुलेट दैट? विथ पावर 1 आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इक्वेशन बना लो। क्या इक्वेशन होगी? हीट गेन्ड बाय आइस, दैट इज LF इंटू M1, हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल टू व्हाट? हीट सप्लाइड बाय हीटर, दैट इज P1 इंटू T, हीट सप्लाइड बाय हीटर प्लस क्या होगा?
प्लस हो जाएगा हीट सप्लाइड बाय सराउंडिंग, दैट इज़ QS। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, हीट सप्लाइड बाय सराउंडिंग। अब इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी बच्चों? इक्वेशन 2 विल कम आउट टू बी LF इंटू M2 इज इक्वल टू पावर 2 इंटू टाइम प्लस QS। ठीक है, ये जो QS है बच्चे, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगा? दिस विल बी सेम फॉर पावर 1 एंड सेम फॉर पावर 2। क्यों? वाई विल दिस रिमेन सेम? लेट मी एक्सप्लेन टू यू क्यों। बिकॉज बच्चे ये QS था क्या? सराउंडिंग से लेकर आइस की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो मुझे बताओ, थ्रू आउट द प्रोसेस सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, और थ्रू आउट द प्रोसेस आइस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रह रहा है। तो अगर दोनों टेम्परेचर्स कांस्टेंट हैं तो द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड विल रिमेन कांस्टेंट। आप जितनी भी पावर लगाओ, P1 लगाओ, P2 लगाओ, आई हैव ऑल्सो रिटन इट डाउन हियर, ठीक है। रेट ऑफ हीट गेन्ड बाय द सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, QSB और QS.B। वाई? बिकॉज बोथ द बॉडीज़ का टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब आइस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इसलिए QS एंड Q.S ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यू हैव दीज टू इक्वेशन, यू सबट्रैक्ट देम अप, और जब आप सबट्रैक्ट करते हो तो यू गेट दिस इक्वेशन, चेंज इन पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू LF इंटू चेंज इन M। अब आप ऊपर वाले टेबल से चेंज इन पावर निकाल लोगे, P1 माइनस P2, टाइम भी निकाल लोगे, दैट इज़ 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 60। चेंज इन मास भी निकाल लोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? चेंज इन मास, यहाँ पे आप दोनों को मास से माइनस करके चेंज इन मास भी निकाल लोगे, ठीक है। LF रिमेनिंग रह जाएगा, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ LF, ठीक है। नाउ लेट्स डू द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर बॉइलिंग। LV निकालने के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालने के लिए, दिस वॉज वॉट? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालने के लिए भी बच्चों यही करेंगे, वी विल टेक 2 पावर रीडिंग्स, और क्या करेंगे? QS जो है वो कांस्टेंट रहेगा इसमें भी। लेकिन इसमें एक मसला है थोड़ा। इसमें क्या मसला है बच्चे? हीट प्रोड्यूस बाय हीटर विल गो टू 2 थिंग्स। एक तो वाटर को जाएगी, ठीक है, दूसरी सराउंडिंग को हम अब हीट प्रोवाइड करेंगे, सराउंडिंग से हीट नहीं लेंगे। लेट सपोज T ऑफ सराउंडिंग इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीटर का टेम्परेचर क्या होगा, या बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्वियसली 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी? फ्रॉम हीटर टू द सराउंडिंग। तो इस दफ़ा हीट विल बी लॉस्ट एंड नॉट गेन्ड। तो व्हाट कैन वी राइट? हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर विल हैव 2 इफेक्ट्स, हीट गेन्ड बाय वाटर एंड हीट लॉस्ट टू द सराउंडिंग। इसमें भी जो है वो QS वापस सेम रहेगा। वाई? बिकॉज सराउंडिंग का टेम्परेचर विल रिमेन सेम एंड बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर विल ऑल्सो रिमेन सेम, सिंपल एज दैट, ठीक है। यू विल प्लग इन द वैल्यूज एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन सिमिलर टू मेल्टिंग, दैट इज व्हाट? चेंज इन पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू LV, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू चेंज इन मास। तो इससे आप आराम से LV निकाल सकते हो अगर आप क्या क्या पता हो। 2 पावर की रेटिंग्स पता हो जिन पर आपने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, 2 चेंज इन मास की रेटिंग्स पता हो जिन पावर पे आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, ठीक है। सो आई होप दिस lecture was clear. This marks the end of thermal properties of matter for A2. If you have any questions, you can ask me in the comments below.